रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात मैं आपको एक बहुत ही नरम, बहुत ही गहरी कहानी सुनाने आया हूं। कहानी खाट पर पड़ा सच। बीमार दादा बरसों पुरानी खाट पर लेटे रहते हैं। बेटों में जमीन बांटने को लेकर झगड़ा उठ खड़ा होता है। तब दादा खाट से उठकर धीरे से कहते हैं, अगर जमीन बांटनी ही है तो पहले ये खाट काट लो, क्योंकि ये भी तो सबकी है। बस इतना सुनना था कि बेटों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस दुनिया का दरवाजा है जहां रिश्तों की ताकत जमीन से बड़ी होती थी, जहां खाट लकड़ी की नहीं बल्कि इज्जत और अपनापन की होती थी। जैसे जैसे ये किस्सा आगे बढ़ेगा, आपके मन की सारी बेचैनियां धीरे धीरे उतरती चली जाएंगी और नींद आपके पास आकर बैठ जाएगी, एक पुराने दोस्त की तरह। अगर आपको भी लगता है कि कहानियां सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि जीने और महसूस करने की चीज हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हर दिन में एक नई कहानी आपकी थकी हुई रातों को सुकून देने आती है। तो बताइए, आप इस वक्त किस शहर और कौन से गांव की खामोशी से हमें सुन रहे हैं? और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? क्या आपके कमरे में भी वही खामोशी है जो इस कहानी की खाट पर पसरी है? अब धीरे धीरे रोशनी को मंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और आंखें आधी मूंद लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस पुराने घर में लौटने का, जहां खाट पर पड़ा सच हमेशा रिश्तों की नींव को बचाए रखता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था, मिट्टी और ईंट से बना, जिसके चारों ओर नीम और पीपल के पेड़ अपनी छाया फैलाए रहते थे। आंगन में बनी वह चौड़ी सी खाट हर किसी की नजर को सबसे पहले खींच लेती। पुरानी मगर मजबूत खाट, जिसके तख्ते समय की धूप पानी से काले पड़ चुके थे, मगर आज भी उतने ही अडिग जैसे घर की नींव। उसी खाट पर रामनाथ बैठे रहते थे। उम्र के 80 बरस पार कर चुके, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखें अब भी तेज। शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन उनकी निगाहें सब पर रहती। रामनाथ के 3 बेटे थे। हरिनारायण सबसे बड़ा, चौड़ा शरीर, माथे पर हमेशा बल और जमीन जायदाद की बात आते ही आंखों में एक अजीब सी चमक। माधव मंझला, स्वभाव से सीधा सादा, लेकिन मन की गहराइयों में अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित। और सुरेश सबसे छोटा, दादा के सबसे करीब। वही एक ऐसा बेटा था जो अब भी मानता था कि घर बांटना चाहिए तो केवल जिम्मेदारियों में, जमीन में नहीं। आंगन में सुबह की रौनक थी। भोर का उजाला ताजा ताजा फैला था। मिट्टी की सोंधी गंध में चूल्हे से उठती रोटी और दाल की खुशबू घुल गई थी। रीना, सुरेश की पत्नी, चूल्हे पर बैठी रोटी सेंक रही थी और बीच बीच में दादा को खांसते देख पानी का गिलास बढ़ा देती। कमला, माधव की पत्नी, आंगन बुहारते हुए बुदबुदा रही थी, कब तक सबका एक साथ रहना चलेगा? सबका खर्चा दिन दूना, आमदनी आधी। सुशीला, हरिनारायण की पत्नी, सबसे ऊंची आवाज में कहती, अरे अब अलग ही हो जाना चाहिए, इतनी जमीन है, बांट लो और चैन से रहो। रामनाथ खाट पर लेटे सब सुन रहे थे। उनके होंठ हल्के से हिलते, मगर आवाज बाहर नहीं आती। वह जानते थे यह आंगन जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब बहस और शिकायतों से भर चुका है। उधर बच्चे खेल में मशगूल थे। राघव, हरिनारायण का बेटा, 12 बरस का, मिट्टी में लकड़ी की गाड़ी चला रहा था। गीता, माधव की बेटी, 14 बरस की, खाट के पास बैठी अपनी कॉपी में कविता लिख रही थी। अनिल, सुरेश का बेटा, 10 बरस का, पगड़ी बांधकर नकली किसान बना खेतों की ओर भागने की जिद कर रहा था। दादा उन्हें देख मुस्कुराते। यही मासूमियत शायद घर की टूटी हुई डोर को बांधे रखे थी। आंगन की हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। सुशीला और कमला आपस में कटाक्ष कर रही थीं। तुम्हारा आदमी खेत में इतना मेहनत करता है, हमें ही सबका बोझ उठाना पड़ता है। हां हां, बस तुम्हारा ही आदमी ईमानदार है, बाकी सब निकम्मे हैं। रीना बीच बचाव करना चाहती, मगर उसकी बात कौन सुनता। तभी हरिनारायण खेत से लौटते हुए आंगन में आया। माथे पर पसीना, मगर चेहरे पर संतोष नहीं।
अब ज्यादा दिन ऐसे नहीं चलेगा, बंटवारा होना ही चाहिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। माधव ने भी हामी भर दी। हां भाई, अलग अलग हिस्से होंगे तो शांति रहेगी। सुरेश का चेहरा कसैला हो गया। उसने धीरे से कहा, अलग अलग हिस्से होंगे तो भाई नहीं रहेंगे, बस पड़ोसी रह जाएंगे। रामनाथ ने यह सुना। खाट पर उनका शरीर हिला, जैसे भीतर से कुछ कह उठना चाहता हो। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें मूंदी और खाट पर अपने हाथ से जमीन को छुआ। वह जमीन जिसने उनके पिता से लेकर पोतों तक सबको जोड़ा था। खाट पर पड़े रामनाथ जानते थे, यही खाट, यही आंगन, यही जमीन एक दिन परिवार की असली परीक्षा लेगी। आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ी और पुराने घर की दीवारें सुनहरी चमक से नहा उठीं। मगर भीतर का अंधेरा अभी बाकी था। सुबह का सूरज अब गांव की पगडंडियों पर फैल चुका था। हल्की धुंध मिट रही थी और खेतों से उठती ठंडी हवा पूरे आंगन में ताजगी घोल रही थी। रामनाथ खाट पर लेटे हुए अपनी धुंधली आंखों से खेतों की ओर देख रहे थे। वही खेत जहां उनके पिता ने हल चलाया था, जहां उन्होंने खुद जवानी के दिनों में पसीना बहाया था और जहां अब उनके बेटे हरिनारायण, माधव और सुरेश मेहनत करते थे। खाट पर लेटे रामनाथ धीरे धीरे सोचते रहे, ये जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह तो हमारी जड़ है, पर जड़ों में ही दरार आ जाए तो पेड़ कितना टिकेगा। आंगन में हलचल शुरू हो चुकी थी। सुशीला, हरिनारायण की पत्नी, बच्चों को तैयार करने में लगी थी। राघव मिट्टी में खेलते खेलते स्कूल जाने से बचना चाहता था। चलो राघव, पढ़ लिख लोगे तो खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, सुशीला ने झुंझलाते हुए कहा। राघव ने मासूमियत से जवाब दिया, मां, मैं खेत में काम करना चाहता हूं, जैसे दादा बताते हैं। सुशीला ने तुनक कर कहा, बस वही पुराने दादा की कहानियां मत सुनो दिन रात। रीना, सुरेश की पत्नी, यह सुन रही थी। उसने धीरे से राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे को खेत से मोह है तो इसमें बुराई क्या है? खेत ही तो हमारी असली पहचान है। सुशीला ने तिरस्कार से रीना को देखा और चुप हो गई। उधर माधव कुएं पर पानी खींच रहा था। उसकी पत्नी कमला पास खड़ी बड़बड़ा रही थी, देखो, पड़ोस के गांव में लोग जमीन बेचकर पक्के मकान बना रहे हैं, शहर में दुकानें खोल रहे हैं, और हम अब भी कीचड़ में धंसे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? माधव ने सिर झुकाकर कहा, कमला, पर यह खेत तो हमारे बाप दादा की निशानी है। कमला ने ठंडी सांस खींची। निशानी पेट नहीं भरती माधव, बेटों के भविष्य के लिए सोचना होगा। खेत की मेड़ पर हरिनारायण खड़ा था। माथे पर पसीना चमक रहा था। हाथ में हल पकड़े हुए भी उसका ध्यान खेत पर नहीं, बल्कि जमीन की हिस्सेदारी पर था। उसके मन में विचार कौंध रहा था, अगर खेत बांट लिए जाए तो मैं अपने हिस्से में अच्छी फसल उगाऊंगा। सुरेश और माधव चाहे कुछ करें, मुझे तो अलग ही रहना है। तभी पीछे से सुरेश की आवाज आई, भैया, क्या सोच में डूबे हो? हरिनारायण ने झुंझलाकर कहा, सोचता हूं कि कब तक ऐसे संयुक्त रहेंगे। जमीन बांटने की बात अब टाली नहीं जा सकती। सुरेश ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, भैया, ये जमीन हमारी मां जैसी है। इसे बांट दोगे तो क्या भाईचारा बच पाएगा? खेत की मेड़ तोड़ोगे तो दिलों की मेढ़ें भी टूट जाएंगी। हरिनारायण ने हंसते हुए कहा, सुरेश, जमीन खेत नहीं, दौलत है, और दौलत बांटने से ही चैन मिलता है। सुरेश ने मायूस होकर अपनी नजरें नीची कर लीं। शाम ढलते ही रामलाल, गांव के पंचायत प्रमुख, आंगन में आए। उन्होंने रामनाथ को खाट पर देखा और हाथ जोड़कर कहा, रामनाथ भैया, सब ठीक है? सुना है कि भाइयों में जमीन को लेकर कहां सुनी बढ़ रही है। रामनाथ ने थकी हुई आवाज में कहा, रामलाल, यह वही खेत हैं जिनके लिए मैंने जवानी गंवा दी। आज मेरे ही बेटे इन्हें आपस में काटना चाहते हैं। रामलाल ने चारों बेटों को बुलाया। हरिनारायण, माधव और सुरेश आंगन में आकर खड़े हो गए। रामलाल ने समझाते हुए कहा, बेटा,
जमीन बांटने से पहले सोचो। खेत बांट सकते हो, पर क्या रिश्ते बांट पाओगे? ये गांव तुम्हें उसी नजर से देखता है जैसे पहले देखता था। अगर तुम टूटे तो यह गांव भी टूट जाएगा। हरिनारायण ने तुनक कर कहा, गांव क्या कहेगा इसकी चिंता मुझे नहीं, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। माधव ने धीरे से कहा, शायद भैया सही कह रहे हैं। सुरेश ने विरोध किया, नहीं, मैं बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। रीना अंदर से आकर खड़ी हो गई। उसने आंचल से पसीना पोंछते हुए कहा, चाचा, ये घर तभी घर है जब सब साथ हैं, नहीं तो बस चार दीवारें रह जाएंगी। रामनाथ ने यह सब सुना। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीरे से खाट पर अपनी हथेली पटकी, जैसे कहना चाहते हो, याद रखो, इस खाट पर हमने साथ बैठकर खाया है, हंसे हैं, दुख बांटे हैं। अगर बंटवारा हुआ तो यह खाट भी बेकार हो जाएगी। रात गहराने लगी। आंगन में चांदनी फैल गई। बच्चे राघव, गीता और अनिल पास बैठकर आपस में खेल रहे थे। राघव ने अचानक पूछा, गीता दीदी, अगर जमीन बंट गई तो हम सब साथ खेल पाएंगे? गीता चुप हो गई। अनिल ने मासूम हंसी के साथ कहा, हम तो खाट भी बांट लेंगे, आधी तुम्हारी आधी हमारी। खाट पर लेटे रामनाथ ने बच्चों की यह बात सुनी और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह जानते थे यह मासूम सवाल आने वाले तूफान की आहट है। सुबह का समय था। नीम के पेड़ से झड़ते पत्ते आंगन में बिखर रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। रामनाथ खाट पर पड़े आसमान की ओर ताक रहे थे। उनकी सांसें धीमी थीं, मगर आंखें सब देख रही थीं। बीते दिनों की बहस उनके कानों में गूंज रही थी। आंगन में सुशीला, हरिनारायण की पत्नी, पानी भरते भरते बड़बड़ा रही थी, हमारे ही मेहनत के दम पर घर चलता है, फिर क्यों ना हमें अलग हिस्सेदारी मिले। दिन रात खेत में हरिनारायण पसीना बहाता है, बाकी दोनों बस नाम के किसान हैं। इतना सुनते ही कमला, माधव की पत्नी, भी बोल उठी, ठीक कहती हो तुम सुशीला भाभी, हम क्यों दूसरों के बोझ उठाए, अलग हो जाएंगे तो चैन से रहेंगे। पास ही बैठी रीना, सुरेश की पत्नी, ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। भाभियों, घर एक हो तो दुख भी आधा लगता है, अगर बांट लोगी तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। सुशीला ने तुनक कर कहा, रीना, तुम्हारा सुरेश तो सबसे छोटा है, तुम्हें समझ नहीं है। बड़े घर के बोझ छोटे घर वाले नहीं समझते। रीना चुप रह गई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। खेत की मेड़ पर हरिनारायण और माधव खड़े आपस में बातें कर रहे थे। हरिनारायण ने कहा, देख माधव, जमीन ही हमारी ताकत है। अगर इसे बांट लेंगे तो हर किसी को अपने हिस्से का मालिकाना हक मिलेगा, फिर किसी को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। माधव ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हां भैया, पर सुरेश मानता नहीं, और दादा रामनाथ भी खामोश रहकर सब देख रहे हैं। उनकी आंखों में अजीब सी नाराजगी झलकती है। हरिनारायण ने दांत भींच कर कहा, बुजुर्ग हमेशा रोकते हैं, पर अब वक्त बदल गया है, हमें अपनी राह चुननी होगी। तभी दूर से सुरेश आता दिखा। उसने दोनों को सुन लिया। भैया, आप लोग ये सब क्यों सोच रहे हो? दादा अभी जीवित हैं, उनकी खाट आंगन में पड़ी है, वह सबकी है। जब तक वो हैं तब तक बंटवारे का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। हरिनारायण झुंझलाकर बोला, सुरेश, तुम बच्चे हो, दादा के पुराने विचारों में मत उलझो, हमें भविष्य देखना है। सुरेश ने दृढ़ आवाज में कहा, भविष्य तभी होगा जब अतीत की जड़ों को काटोगे नहीं। दादा का सच हमारी जड़ है। तीनों भाइयों के बीच सन्नाटा छा गया। उधर गांव के चौराहे पर चर्चा गर्म थी। रामलाल, पंचायत प्रमुख, चौपाल पर बैठे थे। उनके साथ गांव के दूसरे लोग भी थे। एक किसान ने कहा, सुना है रामनाथ के बेटे अब बंटवारे पर उतर आए हैं। दूसरा बोला, अरे, वो परिवार तो गांव का आदर्श था, अगर वो टूटेगा तो गांव में और क्या बचेगा। रामलाल ने लंबी सांस लेकर कहा, रामनाथ की खाट कितनी बार इस गांव की गवाही दे चुकी है।
अगर उसी घर में बंटवारा होगा तो पूरे गांव का संतुलन हिल जाएगा। शाम को बच्चे आंगन में खेल रहे थे। राघव ने मिट्टी में रेखा खींचते हुए कहा, ये देखो, ये मेरा खेत और ये तुम्हारा। अनिल ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं मेढ़ तोड़कर तुम्हारे खेत में घुस जाऊंगा। गीता ने गहरी आवाज में कहा, मत करो ऐसा। अगर खेत बंट गए तो हम सब अलग हो जाएंगे। हमें एक ही रहना चाहिए। रामनाथ ने खाट पर लेटे लेटे यह सब सुना। उनके दिल पर चोट लगी। उन्होंने अपने कांपते हाथ से खाट की लकड़ी पकड़ी और मन ही मन सोचा, अगर यह खाट बोल पाती तो बच्चों को बता देती कि बंटवारा कितनी बड़ी बीमारी है। रात को जब सब सो गए तब भी घर के भीतर बेचैनी तैर रही थी। सुशीला और कमला धीरे धीरे अपने पतियों हरिनारायण और माधव को उकसाती रहीं। रीना ने सुरेश से कहा, मैं डर रही हूं, यह घर टूट गया तो दादाजी टूट जाएंगे। सुरेश ने रीना का हाथ थामते हुए कहा, जब तक मैं हूं, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। खाट पर लेटे रामनाथ करवट नहीं बदल पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाए, हे धरती मां, अगर इन बेटों में दरार आ जाए तो इन्हें समझाने का कोई उपाय भेजना। आंगन के ऊपर चांद अपनी सफेद रोशनी बिखेर रहा था, पर उस रोशनी के नीचे घर में अंधेरा गहराता जा रहा था। आंगन के बीचों बीच रखी खाट पर धूप और छांव दिन भर खेलते रहते। सुबह की किरणें जब आंगन में उतरती तो खाट सोने सी चमकती और शाम ढलते ही पीपल की छाया उस पर ऐसे गिरती जैसे कोई मां अपने बच्चे को ढक रही हो। रामनाथ उसी खाट पर टिके रहते। उनकी उम्र ढल चुकी थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन खाट मानो उनकी सांसों की लय में बंधी हुई थी। कभी कभी राघव पास बैठकर पूछता, दादाजी, ये खाट इतनी पुरानी क्यों है? रामनाथ मुस्कुराते और कहते, बेटा, इस खाट पर तेरे पिताजी हरिनारायण पैदा हुए थे। तेरे चाचा माधव और सुरेश भी इसी पर पलने की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए। इस खाट पर तुम्हारी दादी ने आटा गूंथा, इसी पर त्योहारों में पकवान रखे गए और इसी पर घर के दुख भी सहे गए। ये सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारा पूरा इतिहास है। राघव की आंखें चमक जाती। दादा, अगर ये खाट बोल सकती तो कितनी कहानियां सुनाती। रामनाथ ने आह भरी। हां बेटा, अगर ये बोल पाती तो तुम्हें बताती कि भाईचारा टूटे तो घर कैसे उजड़ जाता है। दोपहर में आंगन गर्म हो गया था। सुशीला, हरिनारायण की पत्नी, छप्पर के नीचे बैठी पंखा झल रही थी और बड़बड़ा रही थी, इतनी पुरानी खटिया रखकर घर का आंगन भरा पड़ा है, इसे बेचकर नई खरीद लें तो अच्छा है। यह सुनकर रीना, सुरेश की पत्नी, ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, ये खाट दादाजी की जान है, इस पर पूरे घर की यादें बसी हैं। कमला, माधव की पत्नी, हंसते हुए बोली, यादों से पेट नहीं भरता रीना, हमें तो जीते जागते घर की चिंता करनी चाहिए। खाट पर पड़े रामनाथ ने यह सब सुना। उनका चेहरा गंभीर हो गया। शाम को जब खेत से लौटे हरिनारायण और माधव तो उन्होंने आंगन में बहस सुनी। हरिनारायण ने तुनक कर कहा, रीना, तुम हमेशा पुराने जमाने की बातें करती हो, जमाना बदल गया है। सुरेश भी आ गया और उसने कहा, भैया, पुराने जमाने की बातें ही हमारी जड़ें हैं, अगर जड़ें काट दोगे तो पेड़ खड़ा कैसे रहेगा। रामनाथ ने खाट पर लेटे लेटे अपनी आंखें खोलीं। उनकी भारी आवाज गूंजी, तुम तीनों सुन लो, इस खाट ने तुम्हें साथ बढ़ते देखा है। अगर तुम अलग हो गए तो यह खाट सबसे पहले टूट जाएगी। तीनों भाई चुप हो गए। आंगन में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। रात को बच्चे खाट के पास जमा हो गए। अनिल, सुरेश का बेटा, खाट के नीचे झांक कर बोला, दादा, इसके नीचे अंधेरा क्यों है? रामनाथ मुस्कुराए, क्योंकि यह अंधेरा हमें याद दिलाता है कि रोशनी का महत्व क्या है। गीता, माधव की बेटी, ने कॉपी में लिखते हुए कहा, मैं इस खाट पर कविता लिखूंगी, खाट जो घर का दिल है। बच्चों की मासूम बातें सुनकर रामनाथ के होंठों पर मुस्कान आई, मगर दिल में दर्द भी था।
उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरे बेटे भी इस खाट की तरह सबको अपने ऊपर टिकाकर रख पाते। उधर गांव में चर्चा फिर से गर्म थी। रामलाल, पंचायत प्रमुख ने चौपाल पर कहा, रामनाथ की खाट इस गांव की पहचान है। अगर उनके बेटे आपस में बढ़ गए तो यह खाट भी उनके आंगन में बोझ समझी जाएगी। कुछ गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। सुशीला और कमला फिर से हरिनारायण और माधव को समझा रही थीं। अब फैसला करने का समय आ गया है। अलग होंगे तो सुख से रहेंगे। सुरेश चुपचाप दादा के पास बैठ गया। उसने रीना की ओर देखा और धीरे से कहा, रीना, जब सब लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दादाजी का दिल सबसे ज्यादा दुख रहा है। रीना ने आंचल से आंख पोंछते हुए जवाब दिया, हां, अगर यह खाट टूटेगी तो घर टूट जाएगा। रामनाथ ने सुना। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में धीरे से कहा, बेटा सुरेश, तूने सच पहचाना है। ये खाट मेरी सांस है। और सच भी। आंगन की मिट्टी ठंडी थी। खाट पर लेटे रामनाथ को लगा मानो खाट उनके साथ सांस ले रही हो। यह खाट उनके लिए सिर्फ आराम की जगह नहीं थी, ये उनके पूरे जीवन का गवाह थी। सुबह की पहली किरण आंगन में पड़ी खाट पर नहीं, बल्कि दरवाजे पर खड़े एक अनजान चेहरे पर पड़ी। वह था श्यामलाल, गांव का बिचौलिया। लंबा, दुबला पतला, आंखों में चालाक चमक और होंठों पर हमेशा चिपकी रहस्यमयी मुस्कान। हरिनारायण खेत से लौटा ही था कि श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, राम राम भैया, बड़ी मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत कब तक? अब तो जमाना बदल गया है। खेत बेचो, पैसे लो और सुख से जियो। हरिनारायण ठिठक गया। तुम्हारा मतलब? ये खेत हमारे बाप दादों की निशानी है, इन्हें बेच दूं? श्यामलाल चालाकी से बोला, अरे भैया, खेत बेचकर शहर में मकान खरीद लो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अब गांव का कौन सहारा बनेगा? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं अच्छे दाम दिलवा दूं। तभी माधव भी आंगन में आया। श्यामलाल ने उसकी ओर देखकर कहा, माधव भैया, आप समझदार हैं। गांव में रहकर बस कीचड़ ही मिलेगा, पर जमीन बेचकर शहर जाओगे तो गाड़ी, घर और दुकान सब मिल जाएगा। सोच लो, दोनों भाइयों के लिए अच्छा मौका है। कमला, माधव की पत्नी, दूर से सुन रही थी। उसने आकर धीरे से पति के कान में कहा, सुनते हो, ये आदमी सही कह रहा है, हमें भी अब शहर की ओर सोचना चाहिए। माधव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, श्यामलाल, हमें सोचने दो। सुरेश ये सब सुन रहा था। वह तुनक कर बोला, श्यामलाल, तू बाहर का आदमी है, हमारे घर के झगड़े में दखल मत दे। जमीन बेचने का नाम मत ले, ये खेत हमारे पिता की धरोहर हैं। श्यामलाल ने उपेक्षा से सुरेश की ओर देखा। अरे सुरेश भैया, तुम तो हमेशा पुराने ढर्रे की बातें करते हो। आजकल किसे खेती करनी है? सब शहर भाग रहे हैं। अगर तुम नहीं बेचना चाहते तो मत बेचो, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई तैयार हों तो मैं सौदा पक्का करवा सकता हूं। रीना, सुरेश की पत्नी, आगे आई और दृढ़ स्वर में बोली, श्यामलाल जी, हमें पैसे से ज्यादा जरूरत है इज्जत और एकता की। ये जमीन सिर्फ खेत नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य है। श्यामलाल की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। खाट पर लेटे रामनाथ ने सब सुना। उन्होंने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा, श्यामलाल, ये जमीन तेरे बाप दादों ने नहीं जोती, ये पसीने की कमाई है। हमारे खेत हमारे खून की पहचान है। अगर तूने फिर कभी हमारे आंगन में आकर जमीन बेचने की बात की तो समझ ले, यह खाट तुझ पर कभी नहीं बैठेगी। गांव में यह कहावत मशहूर थी कि रामनाथ की खाट पर बैठना मानो इज्जत पाना। श्यामलाल जानता था कि खाट पर बैठने की मनाही अपमान समझी जाती है। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, ठीक है दादाजी, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस भलाई के लिए कह रहा था। कहकर वह बाहर निकल गया। श्यामलाल के जाते ही आंगन में तनाव फैल गया। सुशीला, हरिनारायण की पत्नी, ने कहा, सुनते हो जी, अगर सचमुच इतने पैसे मिल सकते हैं तो क्यों ना सोचें, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। हरिनारायण असमंजस में था।
हाँ सुशीला, दादाजी की बातें भी सही हैं और श्यामलाल का लालच भी बुरा नहीं लगता। समझ नहीं आता क्या करें। माधव ने भी हामी भरी। भाई, हमें भी देखना चाहिए, खेती से अब क्या मिलता है, बस कर्ज और मेहनत। सुरेश झल्लाकर बोला, तुम दोनों को सिर्फ पैसे की पड़ी है, दादाजी की आंखों में आंसू नहीं दिखते तुम्हें? रीना ने सुरेश का हाथ थाम लिया। सुरेश, हम अकेले भी खड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं, पर ये खेत नहीं बिकेंगे। बच्चे राघव, गीता और अनिल सब यह बहस सुन रहे थे। राघव धीरे से दादा रामनाथ के पास बैठ गया और बोला, दादाजी, क्या ये खेत सच में बिक जाएंगे? रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, जब तक इस खाट की सांस चल रही है ये खेत कोई नहीं बेच पाएगा। गीता ने कॉपी में लिख लिया, खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, खून की पहचान है। अनिल ने भोलेपन से कहा, दादा, अगर खेत बिक गए तो हम खेलेंगे कहां? रामनाथ की आंखें भर आईं। उसी रात आंगन में खाट पर लेटे रामनाथ ने तीनों बेटों की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, आज श्यामलाल आया था, वह तुम्हारे बीच दरार डालने आया है। अगर जमीन बांटनी ही है तो पहले ये खाट काट लो, क्योंकि ये भी सबकी है। उनकी आवाज गूंजती रही और बेटों की आंखें शर्म से झुक गईं। सुबह का सूरज गांव की गलियों पर सुनहरी छटा बिखेर रहा था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्यामलाल की बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुकी थीं। चौपाल पर लोग कानाफूसी कर रहे थे। सुना है रामनाथ के बेटे जमीन बेचने वाले हैं। इतनी बड़ी जमीन अगर बिकी तो गांव की पहचान ही खत्म हो जाएगी। चौपाल पर सबसे पहले रामलाल, पंचायत प्रमुख, पहुंचे। उनकी भारी आवाज गूंजी, भाइयों, ये मामला अब सिर्फ रामनाथ के घर का नहीं रहा, ये पूरे गांव का सवाल है। अगर रामनाथ के खेत बिक गए तो गांव का सम्मान भी बिकेगा। गांव वाले किशन, धनीराम और पार्वती काकी भी आ चुके थे। सबकी नजरें रामनाथ के घर की ओर थीं। थोड़ी देर बाद आंगन से हरिनारायण और माधव बाहर आए। उनके साथ उनकी पत्नियां सुशीला और कमला भी थीं। हरिनारायण ने झेंपते हुए कहा, रामलाल जी, हमने तो सिर्फ सोचा था, अभी कोई फैसला नहीं लिया। कमला ने बीच में ही टोका, सोचने में बुराई क्या है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। अगर शहर में बस जाए तो भविष्य अच्छा होगा। गांव वाले खुसर पुसर करने लगे। तभी सुरेश और रीना भी वहां पहुंचे। सुरेश ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, सच सुन लो, हमारे खेत न बिके हैं, न बिकेंगे। दादाजी की सांसों से जुड़े खेत को बेचने का कोई हक हमें नहीं। रीना ने उसका साथ दिया। हां, ये खेत हमारे बच्चों की जड़ें हैं, हम उन्हें शहर की भीड़ में खोना नहीं चाहते। गांव वालों ने राहत की सांस ली। इसी बीच श्यामलाल भी वहां आ धमका। उसकी मुस्कान में आज और भी ज्यादा चालाकी थी। अरे भाइयों, मैं तो बस इनकी भलाई चाहता था। अगर पैसे से घर परिवार सुखी हो जाए तो बुरा क्या है? रामलाल ने कड़क आवाज में कहा, श्यामलाल, तूने गांव की एकता में झर घोलने की कोशिश की है। तूने भाइयों के बीच दरार डालने का काम किया है। गांव वाले शोर मचाने लगे। हां, सही कहा। श्यामलाल को चौपाल से निकालो। श्यामलाल की हंसी फीकी पड़ गई। वह बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। ठीक है, जैसा तुम सब चाहो, लेकिन पछताना मत। इसी समय रामनाथ को चारपाई पर उठाकर आंगन से चौपाल तक लाया गया। उनकी थकी हुई आंखों में आंसू थे। उन्होंने सबको देखते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, गांव वालों, आज मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूं। ये खेत सिर्फ मेरे बेटों के नहीं, पूरे गांव के हैं। अगर इन्हें बांटना ही है तो पहले ये खाट बांटो, क्योंकि इस पर सबकी यादें हैं। आसपास गहरी खामोशी छा गई। राघव, गीता और अनिल दादा की बात सुनते हुए खड़े थे। राघव ने धीरे से कहा, दादाजी सच कहते हैं, ये खाट सबकी है, जैसे ये गांव सबका है। गांव वाले भावुक हो उठे। पार्वती काकी बोली, रामनाथ भैया, जब तक आपकी खाट चौपाल में रहेगी
गांव में दरार नहीं पड़ेगी। रामलाल ने पंचायत का फैसला सुनाया। आज से यह खाट सिर्फ रामनाथ की नहीं, पूरे गांव की इज्जत होगी। जब तक यह खाट सलामत है, कोई खेत नहीं बिकेगा। गांव वाले जयकार करने लगे। जय हो रामनाथ दादा की। श्यामलाल दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और हार का मिश्रण साफ झलक रहा था। रात को घर लौटते समय हरिनारायण और माधव चुपचाप थे। सुशीला ने धीरे से कहा, इतनी बदनामी हो गई, अब क्या करेंगे? माधव बोला, पंचायत का फैसला सिर आंखों पर है, पर मन का लालच कहां जाएगा? रामनाथ खाट पर लेटे थे। उन्होंने बेटों की चुप्पी को पढ़ लिया। मन ही मन सोचा, ये खाट अभी गवाह है, मगर कब तक इनकी आंखें खुलेंगी? रात का अंधेरा गांव की गलियों पर चुपचाप उतर चुका था। आंगन के बीचों बीच रखी रामनाथ की खाट चांदनी में चमक रही थी। खाट पर लेटे रामनाथ खामोश थे, पर उनकी आंखें जाग रही थीं। उन्हें पता था घर के भीतर कोई तूफान पल रहा है। अंदर कमरे में हरिनारायण बेचैन होकर टहल रहे थे। सुशीला ने पूछा, इतनी रात गए भी नींद क्यों नहीं आ रही? हरिनारायण ने गहरी सांस ली। सुशीला, दादाजी की बातें सही हैं, पर श्यामलाल की भी कहीं ना कहीं बात मन को खटकती है। इतनी जमीन है, पर मिलता क्या है? दिन रात खून पसीना बहाओ और बदले में 2 वक्त की रोटी। सोचता हूं अगर बेच दिया तो बच्चों का भविष्य बन सकता है। सुशीला ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो फिर छिप छिपाकर क्यों सोच रहे हो? खुलकर कहो। अगर सचमुच पैसे मिलते हैं तो हमें भी मंजूर है। उधर दूसरे कमरे में माधव बिस्तर पर बैठा सोच रहा था। कमला ने धीरे से पूछा, क्यों जी, आप भी यही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूं? माधव ने सिर हिलाया। हां कमला, दिन रात खेती करके थक गया हूं। बच्चों के लिए कपड़े तक पूरे नहीं कर पाते। श्यामलाल ने कहा था, शहर में दुकान ले लो, आराम की जिंदगी मिलेगी। कभी कभी लगता है यही रास्ता सही है। कमला ने उसकी बात पकड़ी, तो फिर देर क्यों? सुरेश और रीना भले ही पुराने जमाने में जीना चाहें, पर हमें आगे बढ़ना है। इसी बीच दोनों भाइयों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। आंगन के कोने में धीमी रोशनी में वे मिले। हरिनारायण ने धीरे से कहा, माधव, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? माधव ने गंभीरता से जवाब दिया, हां भैया, पर दादाजी और पंचायत की वजह से हम खुलकर कुछ नहीं कह सकते। हरिनारायण ने फुसफुसाकर कहा, तो क्यों ना गुपचुप श्यामलाल से मिलें, देख लें कितना दाम देगा। अगर सही दाम मिला तो बाकी सबको मनाना आसान होगा। माधव ने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। भैया, यह बात अगर सुरेश को पता चली तो वह सब बर्बाद कर देगा। हमें बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। इसी समय पास ही खिड़की के पीछे से रीना की परछाई दिखी। वह पानी भरने उठी थी और उसने दोनों भाइयों की धीमी आवाज सुनी। रीना चुपचाप खड़ी रह गई। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, तो ये दोनों चोरी छिपे सौदा करना चाहते हैं। मुझे सुरेश को बताना ही होगा। कमरे में लौटकर सुरेश को रीना ने सब बताया। सुरेश गुस्से से कांप उठा। ये लोग दादाजी की कसम भी भूल गए। लालच ने अंधा कर दिया है इन्हें। रीना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, गुस्से से कुछ हल नहीं निकलेगा, हमें सबूत जुटाना होगा। अगर सच सामने लाना है तो श्यामलाल और इनकी गुप्त मीटिंग पकड़नी होगी। सुरेश ने दृढ़ स्वर में कहा, हां रीना, मैं कसम खाता हूं, जब तक यह खाट खड़ी है खेत किसी बिचौलिए को नहीं मिलेंगे। बाहर आंगन में खाट पर लेटे रामनाथ की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके कान सब सुन रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, तू गवाह है, ये बेटों की दुनिया लालच से कितनी छोटी हो गई है। अगर इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं निकला तो शायद सच को भी खाट पर ही मरना पड़ेगा। रात गहरी होती चली गई। हरिनारायण और माधव के मन में सौदे की चिंगारी भड़क रही थी, जबकि सुरेश और रीना ने ठान लिया था कि इस चिंगारी को बुझाना ही होगा। और खाट अब भी गवाह बनी, चांदनी में चुपचाप देखती रही।
भोर का उजाला फैलने ही वाला था। गांव की गलियां अभी भी नींद में डूबी थीं, पर आंगन में खाट पर लेटे रामनाथ को नींद नहीं आई। उनकी बूढ़ी आंखें आसमान की ओर टिकी थीं, मानो आने वाले समय को भांप रही हों। अंदर कमरे में हरिनारायण और माधव चुपचाप तैयार हो रहे थे। हरिनारायण ने धीरे से कहा, आज श्यामलाल ने बुलाया है, खेत की कीमत बताने वाला है। हमें जल्दी निकलना होगा, वरना कोई देख लेगा। सुशीला ने पति की ओर देखते हुए कहा, ध्यान रखना, सुरेश को भनक न लगे। वह दादाजी की आड़ लेकर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। कमला ने भी फुसफुसाकर कहा, माधव, सौदा अच्छा निकला तो हमें शहर ले चलना, वहां बच्चों का भविष्य है। माधव ने सिर हिलाया और दोनों भाई धीरे से घर से बाहर निकल पड़े। पर उन्हें यह पता न था कि अंधेरे में छिपकर सुरेश उनकी हर हरकत देख रहा था। रीना ने पिछली रात ही उसे समझाया था, अगर सौदा करना है तो यह लोग चुपके चुपके ही करेंगे, तुम्हें उनके पीछे जाना होगा। सुरेश मन ही मन बुदबुदाया, आज देखता हूं श्यामलाल इन्हें क्या जाल में फंसाता है। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे श्यामलाल पहले से ही खड़ा था। उसके हाथ में एक चमड़े की थैली थी जिसमें कागज और कुछ रुपए रखे थे। उसने दोनों भाइयों को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ आओ भैया, मुझे पता था तुम समझदार हो, अब खुलकर बात करेंगे। हरिनारायण ने उत्सुकता से पूछा, कितना दाम मिलेगा? श्यामलाल ने थैली से कागज निकाला और बोला, देखो, यह शहर के व्यापारी का ऑफर है। अगर तुम लोग जमीन बेच दो तो लाखों रुपए मिल सकते हैं। सोचो, इन पैसों से तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, मकान और गाड़ी सब हो जाएगा। माधव की आंखों में चमक आ गई। लाखों रुपए? भैया, ये तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा है। श्यामलाल ने और लालच दिया, और हां, ये तो बस पहली किस्त होगी, बाद में और भी मिलेगा। बस तुम्हें चुपचाप दस्तखत करने होंगे, पंचायत को खबर भी ना लगे। हरिनारायण गहरे सोच में पड़ गया। लेकिन दादाजी और सुरेश, वे राजी नहीं होंगे। श्यामलाल हंस पड़ा, बड़े बुजुर्गों का काम है टोकना, पर वक्त अब तुम्हारा है। और सुरेश की बात मत सोचो, वह अकेला क्या कर लेगा? दो भाइयों के सामने उसकी आवाज दब जाएगी। तभी पास की झाड़ियों में हल्की आहट हुई। यह सुरेश था जो सब सुन रहा था। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। वह मन ही मन सोच रहा था, तो ये लोग सचमुच सौदा करने को तैयार हो गए हैं। मुझे दादाजी और रीना को सब बताना होगा। उधर बच्चों की दुनिया में भी हलचल थी। सुबह सुबह राघव, गीता और अनिल खेत की मेड़ पर खेल रहे थे। राघव ने गहरी बात कह दी, अगर खेत बिक गए तो हमारी दौड़ने की जगह कहां होगी? गीता ने कॉपी में लिखा, खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, बच्चों की हंसी है। अनिल भोलेपन से बोला, मैं तो दादाजी की खाट पर ही खेलूंगा। खाट भी तो हमारा मैदान है। गांव की ओर लौटते समय हरिनारायण और माधव ने श्यामलाल से कहा, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए, सीधे सौदा नहीं कर सकते। श्यामलाल ने चालाकी से कहा, ठीक है, पर याद रखो, यह मौका हाथ से निकल गया तो पछताना पड़ेगा। दोनों भाई घर लौटे, पर उन्हें नहीं पता था कि सुरेश सब जान चुका है और अब वह सच सबके सामने लाने की ठान चुका है। आंगन में लौटकर खाट पर लेटे रामनाथ ने अपने बेटों के चेहरों की थकान और चमक दोनों देख ली। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों कहां गए थे? आंखों में जो चमक है वह खेत की नहीं, पैसों की है। दोनों भाई चुप रह गए। रामनाथ ने मन ही मन आह भरी। सच अब धीरे धीरे खाट पर आकर बैठ रहा है, पर यह सच परिवार को जोड़ देगा या तोड़ देगा, यही देखना है। सुबह की धूप आंगन में फैल चुकी थी। खाट पर लेटे रामनाथ की आंखें आधी खुली थीं। वे बार बार आकाश की ओर देखते, जैसे समय के सवालों का जवाब वहीं छिपा हो। उसी समय सुरेश घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रीना ने तुरंत पूछा, कहां थे तुम? सुबह से गायब हो।
सुरेश ने गहरी सांस लेकर कहा, रीना, मैंने कल रात तुम्हारी बात मानी और भाइयों के पीछे गया। जो देखा सुना वह बताना आसान नहीं। रीना का चेहरा तना। क्या कर रहे थे हरिनारायण और माधव? सुरेश ने सब उगल दिया। दोनों भोर में श्यामलाल से मिले। उसने लाखों रुपयों का लालच दिया और वे लोग सचमुच खेत बेचने की सोच रहे हैं। रीना के होंठ सख्त हो गए। तो यह था उनका राज। पर अब क्या करेंगे? अगर यह बात गांव में फैल गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुरेश ने दृढ़ आवाज में कहा, इसलिए मैंने सोचा पहले दादाजी को बताऊं। उनके सामने झूठ टिकेगा नहीं, वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। दोनों आंगन में खाट की ओर बढ़े। रामनाथ पहले ही सब कुछ भांप चुके थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या देख आए हो सुरेश? सुरेश ने सच सच सब सुना दिया। रामनाथ ने लंबी सांस खींची और बोले, जमीन बेचने की बात कोई छोटी बात नहीं होती। जमीन बढ़ सकती है, बांटी जा सकती है, पर मिट्टी की जड़ें कभी नहीं कटती। अगर सच का बोझ उठाना है तो पूरे परिवार के सामने रखना होगा। छुपाओगे तो यह बोझ और भारी हो जाएगा। उसी समय रसोई में सुशीला और कमला धीरे धीरे बातें कर रही थीं। सुशीला ने कहा, श्यामलाल ने जो कहा वह सही है। पैसों से बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। कमला ने सहमति जताई, हां, शहर में मकान होगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। यहां मिट्टी के ढेर में क्या रखा है? पर अचानक दरवाजे से आती आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वह गीता थी, जो अपनी कॉपी हाथ में लिए खड़ी थी। चाची, मिट्टी का ढेर नहीं है खेत, ये तो हमारी रोटी है, हमारे सपने हैं। कमला सकपका गई। तू बच्चों जैसी बातें मत कर। बड़े लोग जैसा सोचते हैं वैसा बच्चे नहीं समझ सकते। गीता ने मासूम आंखों से कहा, पर दादाजी कहते हैं खाट पर पड़ा सच सबको जगाता है। शायद यही सच खेत का भी है। उधर हरिनारायण और माधव अपने कमरे में बैठे थे। माधव बेचैनी से बोला, भैया, श्यामलाल की बात दिमाग से निकल ही नहीं रही। लाखों रुपए हाथ में आएंगे, सोचकर ही जी हल्का हो रहा है। हरिनारायण ने गहरी सोच में कहा, हां, पर अंदर से डर भी है। दादाजी को सब पता चल गया तो उनकी नजरें हमसे झूठ नहीं सहेंगी। माधव चुप हो गया, जैसे उसके भीतर अपराध बोध का कांटा चुभ गया हो। इसी बीच आंगन में राघव और अनिल खेल रहे थे। राघव ने मिट्टी की ढेरी पर दौड़ते हुए कहा, अगर खेत बिक गए तो हम कहां खेलेंगे? अनिल मासूमियत से बोला, तो हम दादाजी की खाट पर खेलेंगे। खाट तो कभी बिकेगी नहीं ना। उनकी बातें सुनकर रामनाथ की आंखें भर आईं। उन्होंने सुरेश और रीना से कहा, देखो, बच्चों के मुंह से जो सच निकले वही असली सच होता है। अब यह बोझ तुम्हें अकेले नहीं उठाना, पूरे घर के सामने रखो ताकि सबकी आंखें खुलें। शाम ढलते ढलते सुरेश ने ठान लिया, अब चुप नहीं रह सकता। कल पंचायत में दादाजी के साथ जाकर सबके सामने यह सच रखूंगा। रामनाथ ने सिर हिलाया, सच भारी है बेटा, पर जब यह बोझ सब मिलकर उठाएंगे तभी परिवार टूटेगा नहीं, जुड़ेगा। गांव की शाम ढल रही थी। आंगन में खाट पर लेटे रामनाथ ने गहरी सांस ली और अपनी सूखी आवाज में पुकारा, सुरेश बेटा, कल सुबह पंचायत बुलाओ। अब यह झगड़ा घर की चार दीवारी में दबा नहीं रहना चाहिए। सच छिपेगा तो परिवार टूटेगा। सुरेश ने दृढ़ता से कहा, दादाजी, मैं सबको बुला दूंगा, पर अगर भैया और चाचा विरोध करें तो? रामनाथ ने आंखें मूंद कर कहा, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा न हो वही पंचायत से डरता है, सच से डरना मत। अंदर कमरे में हरिनारायण और माधव आपस में बहस कर रहे थे। माधव गुस्से में बोला, भैया, यह सुरेश ज्यादा ही दादाजी का चहेता बन रहा है। अगर पंचायत में सब बात खुल गई तो हमारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। हरिनारायण की पेशानी पर पसीना था। हां, पर पंचायत से बच भी नहीं सकते। दादाजी का नाम आते ही गांव के लोग जुट जाएंगे। अब अगर सबको पता चल गया कि हम श्यामलाल से मिले हैं तो हमें ही बदनाम होना पड़ेगा।
माधव दांत भींचकर बोला, तो फिर या तो हम श्यामलाल का सौदा तुरंत पक्का कर लें या पंचायत में चुप रह जाए। उधर रसोई में सुशीला और कमला चिंतित थीं। सुशीला ने कहा, अगर पंचायत में बात खुली तो लोग हमें लालची कहेंगे। कमला ने जवाब दिया, पर क्या करें, बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। रीना पास ही बैठी थी। उसने तीखे स्वर में कहा, बच्चों का भविष्य पैसों से नहीं, संस्कारों से बनता है, और संस्कार जमीन से जुड़े हैं। अगर जड़ें ही काट देंगे तो पौधे कैसे बचेंगे। दोनों बहनें चुप हो गईं। आंगन में बच्चे खेलते खेलते बड़ों की बातें सुन रहे थे। राघव ने धीरे से कहा, अगर पंचायत होगी तो सबके सामने दादाजी बोलेंगे ना। गीता ने उत्साहित होकर कहा, हां, दादाजी सच बोलेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। मैं भी अपनी कॉपी में सब लिख लूंगी। अनिल मासूमियत से बोला, पंचायत में क्या हमें भी बोलने देंगे? मैं कहूंगा, खेत हमारे खेलने के हैं, इन्हें मत बेचो। बच्चों की बातें सुनकर रीना की आंखें नम हो गईं। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो गांव की चौपाल पर लोग जमा होने लगे। ढोल बजा, पंचायत का बिगुल बजा है, सब इकट्ठा हो जाओ। गांव के बुजुर्ग, किसान और औरतें अपने अपने काम छोड़कर चौपाल की ओर बढ़े। बीच में चारपाई बिछा दी गई जिस पर रामनाथ को बैठाया गया। उनके पास खड़ा था सुरेश, चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में साफ गोई। हरिनारायण और माधव भी भीड़ में बैठे थे, लेकिन बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पास ही श्यामलाल भी खड़ा था, जो सब सुनने आया था। रामनाथ ने कांपती आवाज में पंचायत की शुरुआत की। भाइयों और बहनों, आज मैं खाट पर पड़ा हूं, पर यह खाट मेरे लिए सच की गवाही बन चुकी है। बेटों में जमीन बांटने की बात हो रही है, पर मैंने सुना है कि कुछ लोग जमीन बेचने का सोच रहे हैं। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। श्यामलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रामनाथ ने आगे कहा, अगर जमीन बांटनी ही है तो पहले यह खाट काट लो, क्योंकि यह भी सबकी है। बताओ, क्या खाट को बांट सकते हो? गांव वाले चुप हो गए। हरिनारायण और माधव के सिर झुक गए। तभी सुरेश ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों, सच छिपाना पाप है। मैंने अपनी आंखों से देखा। भैया हरिनारायण और चाचा माधव दोनों श्यामलाल से भोर में मिले और खेत बेचने की बात की। भीड़ में शोर उठ गया। श्यामलाल तिलमिला उठा, झूठ, यह सब झूठ है। पर तभी गीता ने अपनी कॉपी खोलकर कहा, मैंने सब लिखा है। खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, बच्चों की हंसी है। अगर खेत बिके तो हमारी हंसी भी बिक जाएगी। गांव वाले गहरी खामोशी में डूब गए। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। चौपाल पर सन्नाटा छाया हुआ था। खाट पर बैठे रामनाथ की आवाज गूंजी, सच कभी छुपता नहीं। आज यह पंचायत तय करेगी कि हमारे खेत, जो पीढ़ियों से हमारे जीवन का सहारा है, उनका भविष्य क्या होगा। भीड़ में बैठे बुजुर्ग रघुवीर काका बोले, रामनाथ, तुमने सही कहा। जमीन बेचने की बात सुनकर दिल दुखा है। यह खेत सिर्फ तुम्हारे परिवार के नहीं, पूरे गांव की शान है। एक और बुजुर्ग भगवत काका ने जोड़ा, जिस खेत से गांव की रोटियां पकी हैं, उसे पैसों के लिए बेच देना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। यह सुनकर श्यामलाल बेचैन हो उठा। वह आगे बढ़कर बोला, अरे भाइयों, मैं तो बस मदद कर रहा था। अगर खेत बिकेंगे तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिलेगा, शहर में मकान बनेगा। इसमें बुरा क्या है? भीड़ से आवाज आई, बुरा यही है कि तुमने भाइयों को चुपचाप लालच दिया। अगर नेक इरादा होता तो पंचायत में कहते। श्यामलाल का चेहरा उतर गया। तभी हरिनारायण खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, हां, यह सच है कि मैं और माधव श्यामलाल से मिले थे। लालच ने आंखें मूंद दी थीं, पर जब दादाजी ने कहा कि पहले यह खाट काट लो, तो समझ आ गया कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, यह हमारे खून और रिश्तों की डोरी है। माधव की आंखें भी भर आईं। भैया सच कह रहे हैं, मैंने भी गलती की, पर अब कसम खाता हूं दादाजी, जब तक मैं जिंदा हूं खेत नहीं बेचूंगा। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई।
सुशीला और कमला भी आगे आईं। सुशीला ने कहा, हमें लगा था कि पैसों से बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, पर अब समझ आई कि बच्चों का असली भविष्य इन खेतों की मिट्टी में छिपा है। कमला ने सिर झुकाकर कहा, हमने भी गलती की, दादाजी हमें माफ कर दीजिए। उस वक्त बच्चों की मासूम आवाज गूंजी। राघव बोला, अगर खेत बिक जाते तो हम कहां खेलते, हमें तो अपनी मिट्टी ही चाहिए। गीता ने अपनी कॉपी उठाकर कहा, मैंने लिखा है, मिट्टी में ही हमारी कहानी है। ये कॉपी भी खेतों के बिना अधूरी रह जाएगी। अनिल ने भोलेपन से कहा, दादाजी अगर खेत रहेंगे तो मैं हर साल हल जोतते समय आपके साथ चलूंगा। गांव वाले मुस्कुरा उठे और कई की आंखें भीग गईं। पंचायत के मुखिया ने फैसला सुनाया, रामनाथ जी के खेत नहीं बिकेंगे। जमीन बांटी जा सकती है लेकिन बेची नहीं जा सकती। जो भी बेटा खेत बेचना चाहेगा उसे गांव की पंचायत रोकेगी, और अगर परिवार में झगड़ा हुआ तो पंचायत बीच में खड़ी होगी। भीड़ ने एक स्वर में कहा, हमें मंजूर है। रामनाथ ने आंसू पोंछे और कांपते हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद भाइयों, आज मैंने देखा कि पंचायत सिर्फ गांव की नहीं, दिलों की भी रखवाली करती है। मेरे बेटों की आंखें खुल गई हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। सुरेश ने आगे बढ़कर दादाजी के पैर छुए और कहा, दादाजी आपने सच का बोझ सब में बांट दिया। अब यह बोझ बोझ नहीं, हमारी ताकत है। भीड़ छांटने लगी, पर चौपाल पर गूंजते शब्द सबके कानों में रहे। जमीन मिट्टी नहीं, जड़ों की पहचान है। पंचायत खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अपने अपने घर लौट गए, पर चौपाल पर कही गई बातें सबके दिलों में गूंज रही थीं। आंगन में खाट पर लेटे रामनाथ शांत भाव से आसमान को देख रहे थे, मानो उन्हें आज बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। सुरेश पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, दादाजी आज आपने जो किया वह आसान नहीं था। अगर आप न होते तो शायद खेत बिक जाते। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, न बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। सच खुद खाट पर आकर बैठ गया था। तुमने हिम्मत दिखाई और बच्चों ने मासूमियत से सच का आईना सबको दिखा दिया। अंदर कमरे में हरिनारायण और माधव बैठे थे। दोनों चुप थे, जैसे शब्द उनके गले में अटक गए हों। आखिरकार माधव ने चुप्पी तोड़ी, भैया हम सचमुच बहुत गिर गए थे। पैसों ने हमें अंधा कर दिया। हरिनारायण ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, पर दादाजी की एक बात ने हमें बचा लिया। पहले यह खाट काट लो। उन शब्दों ने हमारी आंखें खोल दी। दोनों की आंखें भर आईं। इसी समय सुशीला और कमला भी उनके पास आईं। सुशीला ने कहा, हमने भी तुम्हें गलत रास्ते पर बढ़ावा दिया। सोचा बच्चों का भला कर रहे हैं, पर असल में उन्हें जड़ों से काट रहे थे। कमला ने सिर झुकाकर जोड़ा, अब से कोई बात छिपाकर नहीं करेंगे। परिवार का मतलब है साथ रहना, न कि अलग अलग लालच में बंटना। हरिनारायण ने धीरे से कहा, तो चलो सब मिलकर दादाजी से माफी मांगते हैं। आंगन में जब सब इकट्ठा हुए तो रामनाथ ने उन्हें पास बुलाया। हरिनारायण ने कांपते स्वर में कहा, दादाजी हमें माफ कर दीजिए। हम लालच में आकर आपको और अपने बच्चों को धोखा देने चले थे। माधव ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादाजी अब हम वचन देते हैं, खेत रहेंगे, परिवार रहेगा और हम भी साथ रहेंगे। सुशीला और कमला ने भी कहा, अब कोई झगड़ा नहीं, हम चाहेंगे कि बच्चे दादाजी की सीख को आगे बढ़ाएं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। राघव ने कहा, दादाजी मैं अब से खेतों में आपके साथ हल जोतूंगा। गीता ने अपनी कॉपी उठाकर कहा, मैं खेतों पर कविता लिखूंगी ताकि अगली पीढ़ी भी समझे कि मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, जीवन है। अनिल ने भोलेपन से कहा, मैं खाट पर खेलूंगा पर खेत भी बचाऊंगा। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। बेटा यही मरम्मत है, रिश्तों की मरम्मत। खाट टूटी नहीं, जुड़ गई है। अब यह खाट सच की नहीं, प्रेम की गवाही देगी। रात को आंगन में जब सब साथ बैठकर खाना खाने लगे
तो बरसों बाद घर में एकता का स्वाद महसूस हुआ। हवा में हल्की ठंडक थी, पर दिलों में गर्माहट भर गई थी। रामनाथ ने मन ही मन कहा, आज मेरी सबसे बड़ी जीत यह है कि मेरे बेटे फिर से एक हो गए। सूरज की पहली किरणें आंगन में उतर आई थीं। खाट पर बैठे रामनाथ का चेहरा आज पहले से ज्यादा शांत था। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे बरसों बाद घर ने एक नया जन्म लिया हो। सुरेश जल्दी उठकर आंगन बुहार रहा था। रीना पानी भरकर लौटी और बोली, आज घर का माहौल कितना बदल गया है, जैसे कल की पंचायत ने सबको नई राह दिखा दी। सुरेश मुस्कुराया, हाँ रीना, अब मुझे लगता है कि खेतों में काम करना बोझ नहीं, गर्व होगा। इसी बीच हरिनारायण और माधव भी बाहर आ गए। हरिनारायण ने धीरे से कहा, भैया सुरेश, आज हम दोनों भी तुम्हारे साथ खेत चलेंगे। अब यह खेत सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है, और यह जिम्मेदारी हम सबकी है। माधव ने जोड़ा, कल की पंचायत ने हमें बहुत शर्मिंदा किया, पर अब हम उसी शर्म को ताकत बनाएंगे। सुरेश ने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। महिलाएं भी काम में जुट गईं। सुशीला ने चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए कहा, आज खेतों में जाते वक्त बच्चों के लिए भी खाना बांधकर ले चलेंगे। कमला ने हंसते हुए कहा, हाँ, और खेत के पेड़ के नीचे सब साथ बैठकर खाएंगे, यही असली त्योहार होगा। रीना ने बीच में कहा, आज खेत में पहला काम होगा बिखरी मेढ़ों को दुरुस्त करना। जैसे परिवार की दरारें भरी गईं, वैसे ही खेत की दरारें भी भरनी चाहिए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। राघव ने उछलते हुए कहा, आज तो मैं बैलों के साथ हल चलाऊंगा। गीता ने अपनी कॉपी उठाई, मैं खेत के किनारे बैठकर लिखूंगी, नई सुबह की तैयारी। अनिल भोलेपन से बोला, मैं मिट्टी से घरौंदे बनाऊंगा। दादाजी, आप भी देखना। रामनाथ मुस्कुरा दिए, हाँ बेटा, मैं खाट से ही देखूंगा। मेरी खाट भी अब खेत का हिस्सा बनेगी। जब पूरा परिवार खेत पहुंचा तो दृश्य अद्भुत था। हरी भरी मेढ़ें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सुबह की ठंडी हवा। सुरेश ने बैलों को पकड़ा, हरिनारायण ने कंधे पर हल उठाया और माधव ने मिट्टी में पैर गाड़ दिए। सुशीला, कमला और रीना ने मिलकर पानी के घड़े सजाए और खेत के किनारे पत्तों पर खाना सजाया। बच्चे उधर मिट्टी में खेलते हुए हंस रहे थे। हल की पहली लकीर खींचते समय सुरेश ने दादाजी को याद करते हुए कहा, यह लकीर खेत की नहीं, हमारे नए जीवन की शुरुआत है। हरिनारायण ने जोड़ते हुए कहा, अब खेतों में सिर्फ अनाज नहीं उगेगा, रिश्तों की फसल भी लहलहाएगी। माधव ने भी हाथ जोड़े, और यह कसम होगी कि मिट्टी कभी नहीं बिकेगी। आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह परिवार के दिल भी आजाद महसूस कर रहे थे। रामनाथ ने खाट पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, आज सचमुच नई सुबह आ गई है। यह सुबह सिर्फ खेतों की नहीं, हमारे रिश्तों की भी है। सुबह का सूरज अब ऊंचाई पर पहुंच चुका था। खेतों में हल की ताजी लकीरें चमक रही थीं। सुरेश ने पसीना पोंछते हुए कहा, आज जो शुरुआत हुई है उसे हमेशा जिंदा रखना होगा। हरिनारायण ने बैलों को रोका और गंभीर स्वर में कहा, सुरेश, तुम सही कहते हो। कल पंचायत के सामने हमने जो गलती मानी वह सिर्फ बोलने भर से पूरी नहीं होगी। हमें कोई वचन लेना होगा, ऐसा वचन जो हमारे दिलों में हमेशा गूंजे। माधव ने सिर झुकाया, हाँ भैया, हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए जिससे अगली पीढ़ी भी सीखे कि जमीन केवल अनाज बोने के लिए है, परिवार बांटने के लिए नहीं। पास ही खाट पर बैठे रामनाथ ने तीनों बेटों की बातें सुनी। उनकी आवाज भावुक हो उठी। बेटों, मिट्टी केवल खेत की नहीं होती, यह हमारे खून की गवाही देती है। आज अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो इस मिट्टी को माथे से लगाओ और वचन लो कि इसे कभी बेचेगे नहीं, बांटोगे नहीं, और इसे संभाल कर अगली पीढ़ी को दोगे। सबसे पहले सुरेश आगे बढ़ा। उसने झुककर खेत की मिट्टी हाथ में उठाई और अपने माथे पर लगाई। उसकी आंखों में नमी थी।
मैं सुरेश वचन देता हूं कि यह मिट्टी मेरी मां जैसी है, मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर हरिनारायण भी झुक गया, उसका कठोर चेहरा नरम पड़ गया। मैं हरिनारायण वचन देता हूं कि अपने हिस्से की मांग को यहीं खत्म करता हूं। अब यह खेत हम सबका है। इसके बाद माधव ने मिट्टी उठाई, उसकी आंखें भीग गईं। मैं माधव वचन देता हूं कि अब से मैं जमीन को लेकर अपने भाइयों से कभी झगड़ा नहीं करूंगा। ये मिट्टी हमारी एकता की पहचान है। खेत के किनारे खड़ी सुशीला, कमला और रीना भी आगे बढ़ीं। सुशीला बोली, आज मुझे समझ आया कि जमीन के झगड़े ने घर का चैन छीन लिया था। मैं वचन देती हूं कि अब अपने पति को कभी अलग होने की सलाह नहीं दूंगी। कमला ने मिट्टी उठाई। मैं भी वचन देती हूं कि अब तुलना और लालच से अपने परिवार को तोड़ने नहीं दूंगी। रीना ने आंखें बंद की और मिट्टी माथे से लगाई। मैं वचन देती हूं कि इस परिवार को जोड़कर रखने के लिए हमेशा दादाजी की तरह सेवा करूंगी। बच्चे भी पीछे नहीं रहे। राघव ने मिट्टी उठाते हुए कहा, मैं बड़ा होकर खेतों में मेहनत करूंगा दादाजी। गीता ने मिट्टी को अपनी कॉपी में रख लिया। यह मेरी पढ़ाई की सबसे बड़ी सीख है। अनिल ने मिट्टी उठाकर कहा, दादाजी, यह मिट्टी हमारी दोस्त होगी, हम इसे कभी छोड़ेंगे नहीं। खाट पर बैठे रामनाथ के गालों पर आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई और बोले, अब मुझे चैन मिल गया। यह मिट्टी तुम्हें हमेशा जोड़कर रखेगी। याद रखना बेटों, खेत की लकीरें बांट सकती हैं, लेकिन खून की लकीरें कभी नहीं। पूरा परिवार मिट्टी की सौगंध लेकर एक दूसरे से गले मिल गया। सुशीला ने रीना और कमला को गले लगाया। हरिनारायण, माधव और सुरेश ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े। खेतों में हल्की हवा चली। आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ता दिखाई दिया, जैसे परिवार की नई एकता को आशीर्वाद दे रहा हो। बरसात अब पूरी तरह से आ चुकी थी। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। हल्की हल्की हवा के साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। रामनाथ खाट पर बैठे हुए दूर खेतों की ओर निहार रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। ये वही खेत हैं जिनके लिए मेरे बेटे आपस में लड़ रहे थे। आज इन्हीं खेतों में एकता की फसल उग रही है। सुबह होते ही तीनों भाई खेतों की ओर निकल जाते। सुरेश बैलों को तैयार करता, हरिनारायण हल उठाता और माधव बीज से भरी बोरी अपने कंधे पर डालता। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, अब काम की थकान भी मीठी लगती है, क्योंकि यह बोझ अकेले का नहीं, सबका है। हरिनारायण ने हामी भरी। सच कहते हो, कल तक हम एक दूसरे को दोष देते थे, आज साथ मिलकर मिट्टी सींचते हैं। माधव ने बैलों को सहलाया। ये बैल भी खुश लग रहे हैं, इन्हें भी समझ आ गया है कि अब झगड़े नहीं होंगे। घर पर सुशीला, कमला और रीना भी आपस में मिलकर काम बांट लेती। सुशीला आटा गूंथते हुए बोली, आज रोटियां ज्यादा बनानी होंगी, खेत में सबको भूख लगेगी। कमला ने सब्जी काटते हुए कहा, हां, और मैं सोच रही हूं कि बच्चों को भी खेत पर खाना ले चलें, वहां सब साथ बैठकर खाएंगे। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ बैठकर खाना ही असली स्वाद है, यही तो परिवार का असली सुख है। बच्चे भी खेतों में खेलने के बहाने ही सही, पर दादाजी की कही बातें याद रखते। राघव खेत के किनारे मिट्टी में बीज डालकर बोला, देखना दादाजी, ये बीज अंकुर बनेंगे। गीता ने अपनी कॉपी में लिखा, बीज का अंकुर और रिश्तों का अंकुर दोनों साथ साथ। अनिल मिट्टी से घरौंदे बनाता और फिर उन्हें पानी से बचाने की कोशिश करता। वह चिल्लाया, देखो, मेरा घर बच गया, जैसे हमारा घर अब बच गया है। एक दिन खेतों में काम करते करते रामलाल, पंचायत प्रमुख, वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि तीनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। रामलाल ने हंसते हुए कहा, वाह रे रामनाथ, तूने सचमुच चमत्कार कर दिया। जहां कल झगड़े थे, वहां आज गाने सुनाई दे रहे हैं। रामनाथ ने गर्व से जवाब दिया,
यह चमत्कार मेरी मिट्टी का है रामलाल। जब बेटों ने मिट्टी की सौगंध ली तब रिश्तों में हरियाली आना तय था। शाम को पूरा परिवार खेत के पेड़ के नीचे बैठा। सुशीला, कमला और रीना ने पत्तलों में खाना परोसा। बच्चे हंसते खेलते खाते रहे। तीनों भाइयों ने पहली बार बिना किसी कटुता के एक साथ भोजन किया। खाना खाते खाते हरिनारायण बोला, मुझे लगता है यह फसल हमारी सबसे बड़ी होगी। माधव ने जोड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ बीज और पानी नहीं, हमारे रिश्तों का प्यार भी मिला है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खेतों की हरियाली हमारे घर की हरियाली बन गई है। रामनाथ ने सबको देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटों, मुझे अब डर नहीं कि मेरे बाद यह घर बिखर जाएगा। तुमने मिट्टी के साथ साथ मेरे दिल को भी संभाल लिया है। हवा में पके धान की खुशबू तैर रही थी। खेत की हरियाली और परिवार की मुस्कानें मिलकर एक तस्वीर बना रही थीं। फसल और रिश्तों की हरियाली की तस्वीर। बरसात के बाद खेतों में धान की हरियाली छा गई थी। हरे भरे पौधे हवा के झोंकों के साथ झूम रहे थे। सुरेश बैलों को खेत से निकाल रहा था। हरिनारायण और माधव मेढ़ों की मरम्मत कर रहे थे। दूर से किसी की आवाज आई, अरे रामनाथ जी के बेटों, खेत खूब लहलहा रहे हैं। तीनों भाइयों ने सिर उठाया। वहां खड़ा था श्यामलाल, वही गांव का बिचौलिया। चेहरे पर चमकदार मुस्कान और हाथ में नई चमचमाती घड़ी। सुरेश ने भौहें सिकोड़ लीं। श्यामलाल, तू यहां क्या करने आया? श्यामलाल हंसकर बोला, अरे भैया, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो बस खुशी बांटने आया हूं। देखो ना, तुम्हारी जमीन की कीमत अब 3 गुना हो गई है। शहर वाले बड़े बड़े व्यापारी इस खेत को खरीदना चाहते हैं। अगर अभी बेच दो तो हर भाई को लाखों मिलेंगे। फिर अलग अलग मकान, दुकान, सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। हरिनारायण और माधव एक पल के लिए चुप हो गए। हरिनारायण के मन में हलचल मच गई। लाखों रुपए, अलग मकान, बच्चों का भविष्य सुरक्षित। माधव भी सोच में पड़ गया। अगर पैसों से गरीबी मिट जाए तो क्या बुरा है? श्यामलाल ने उनकी आंखों की चमक पहचान ली। वह और पास आकर बोला, सोच लो भाइयों, खेत में मेहनत करके तुम साल भर में जो कमाते हो उतना पैसा तो एक बार में मिल जाएगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। उसी समय सुरेश ने दृढ़ आवाज में कहा, बस श्यामलाल, हम पहले भी तेरे बहकावे में आकर टूटने लगे थे, पर अब हमने मिट्टी की सौगंध खाई है। ये खेत कभी नहीं बिकेंगे। श्यामलाल ने हंसते हुए ताना मारा, सौगंध से पेट नहीं भरता सुरेश, पेट पैसे से भरता है। सोच लो, वरना पछताओगे। इतने में रामनाथ भी खाट पर टिकते हुए खेत तक आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, श्यामलाल, तूने पहले भी मेरे बेटों के दिलों में जहर घोलने की कोशिश की थी। अब सुन ले, ये मिट्टी हमारे खून से भी बढ़कर है। इसे बेचने का ख्याल अगर मेरे बेटों ने किया तो मेरी आत्मा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। रीना, सुशीला और कमला भी वहीं पहुंच गईं। रीना ने दृढ़ स्वर में कहा, हम औरतें भी आज यह वचन देती हैं कि अपने पतियों को कभी लालच में पड़ने नहीं देंगी। सुशीला बोली, पैसा तो चला जाएगा, लेकिन मिट्टी और रिश्ते अगर टूट गए तो कभी नहीं जुड़ेंगे। कमला ने जोड़ा, श्यामलाल, तुम्हारी बातें अब हमें डगमगा नहीं सकती। बच्चों ने भी अपनी मासूम आवाज में जवाब दिया। राघव चिल्लाया, ये खेत दादाजी के हैं, हम इन्हें कभी नहीं बेचेंगे। गीता ने कॉपी उठाकर कहा, मैंने इसमें लिखा है, पैसा खत्म हो सकता है, मिट्टी नहीं। अनिल ने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा, अगर कोई खेत छीनेगा तो मैं इसे छाती से चिपका लूंगा। श्यामलाल का चेहरा उतर गया। उसने आखिरी कोशिश की, सोच लो भाइयों, दुनिया पैसे से चलती है। तभी पीछे से पंचायत प्रमुख रामलाल आ पहुंचे। उन्होंने डांटते हुए कहा, श्यामलाल, बार बार इस परिवार को तोड़ने क्यों आता है? अब अगर तूने इन्हें बहकाने की कोशिश की तो पंचायत तेरे खिलाफ फैसला करेगी। श्यामलाल बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया।
हरिनारायण और माधव ने गहरी सांस ली। हरिनारायण बोला, सच कहूं सुरेश, एक पल को मैं डगमगा गया था, लेकिन दादाजी और बच्चों की बात सुनकर समझ आया कि पैसा मिट्टी और खून से बड़ा नहीं हो सकता। माधव ने भी सिर झुकाया। हां भाई, ये खेत सिर्फ अनाज नहीं, हमारी आत्मा है। रामनाथ ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर संतोष था। आज मुझे यकीन हो गया कि यह परिवार अब कभी नहीं टूटेगा। मिट्टी की सौगंध ने तुम सबको सच्चे मायने में एक कर दिया है। हल्की हवा चली, धान की बालियां झूम उठीं, मानो वे भी कह रही हों, लालच आएगा लेकिन सच और मिट्टी हमेशा जीतेंगे। खेतों में सुनहरी धान की लहरें झूम रही थीं। हवा चलती तो मानो पूरी धरती सोने की चादर ओढ़ लेती। आंगन से ही धूप में चमकते खेतों को देखकर रामनाथ की आंखें नम हो जातीं। उन्होंने खाट से उठकर आकाश की ओर हाथ जोड़ दिए। हे धरती माता, आज मेरे बच्चों को तूने मेहनत का फल दिया है। ये फसल सिर्फ अनाज नहीं बल्कि रिश्तों की फसल है। सुबह सुबह तीनों भाई खेतों की ओर निकल पड़े। सुरेश ने दरांती उठाई, हरिनारायण ने रस्सी और बोरे संभाले, माधव ने पानी के घड़े और छोटा डमरू लिया ताकि फसल कटाई का उत्सव भी हो। सुरेश ने खेत में कदम रखते ही कहा, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार है। हरिनारायण बोला, हां भाई, इस सोने सी फसल को देखकर सारी थकान मिट गई। माधव ने हंसते हुए कहा, चलो अब देर मत करो, दादाजी देख रहे हैं कि हम पहली बालियां कब काटेंगे। महिलाएं भी बच्चों के साथ आ गईं। सुशीला ने सिर पर मिठाई की डलियां रखी, कमला ने ढोलक उठाई, रीना ने खेत के किनारे रंगोली बना दी। रीना मुस्कुराकर बोली, आज हमारी मेहनत का रंग इस रंगोली की तरह चमकेगा। सुशीला बोली, फसल कटे तो सबसे पहले दादाजी को धान की बालियां चढ़ाई जाएंगी। कमला ने ढोलक बजाते हुए कहा, आज खेत ही हमारा मंदिर है और फसल हमारी पूजा। बच्चे भी उमंग से भरे थे। राघव बोला, मैं पहली बाली काटूंगा। गीता ने कहा, नहीं, दादाजी के हाथ से पहली बाली कटनी चाहिए। अनिल उछलकर बोला, तो चलो दादाजी को खेत में ले चलते हैं। खाट पर बैठे रामनाथ को सबने मिलकर खेत तक पहुंचाया। धरती की नमी उनके पैरों से लगी तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मिट्टी मां, तेरी गोद में लौटकर मैं धन्य हो गया। सुरेश ने दरांती उनके हाथ में दी। हरिनारायण और माधव दोनों ने उनके हाथ थाम लिए। धीरे धीरे रामनाथ ने पहली बाली काटी और माथे से लगाई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह बाली तुम्हारी मेहनत और एकता का प्रसाद है, इसे कभी मत भूलना। इसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर फसल काटनी शुरू की। ढोलक और डमरू की आवाज खेतों में गूंज उठी। महिलाएं गीत गा रही थीं। धान की खुशबू आई रे, घर में सुख समाई रे। बच्चे दौड़ दौड़ कर बोरे भरने लगे। राघव ने हंसते हुए कहा, देखो हमारा बोरा सबसे पहले भर गया। गीता बोली, ये बोरा नहीं, हमारी किताब है, इसमें मेहनत के अक्षर भरे हैं। अनिल ने मिट्टी से हाथ गंदे कर लिए और बोला, ये मिट्टी की मिठाई है। सब जोर से हंस पड़े। दोपहर को पूरा परिवार खेत के बीचों बीच बैठा। सुशीला ने मिठाई बांटी, कमला ने ढोलक बजाई, रीना ने सबको पानी पिलाया। हरिनारायण ने कहा, पहले मैं सोचता था कि पैसे से सुख मिलता है, पर आज समझ आया असली सुख यही है जब पूरा परिवार साथ हो। माधव ने जोड़ा, यह फसल हमारी एकता की पहचान बनेगी। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, आपकी खाट ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक यह खाट है, परिवार कभी नहीं टूटेगा। रामनाथ ने सबकी ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, पर मजबूत थी। बेटों, यह फसल सिर्फ तुम्हारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी है। याद रखना, खेत की हर बाली तुम्हें सिखाती है, जितना फलदार बनो उतना झुकना सीखो। यही जिंदगी का सच है। पूरा परिवार एक स्वर में बोला, दादाजी, हम इस सच को हमेशा याद रखेंगे। और खेतों में फसल की खुशबू के साथ रिश्तों की खुशबू भी फैल गई।
खेतों में अब हरी भरी फसल झूम रही थी, लेकिन घर में रामनाथ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। खाट पर लेटे हुए वे अब पहले की तरह हल्के कदम नहीं उठा पा रहे थे। उनकी आंखों में एक गंभीर चमक थी, जैसे वे जानते हों कि अब उनका समय सीमित है। सुरेश और हरिनारायण बार बार उनके पास बैठते, माधव भी पास में खड़ा होता। रामनाथ ने उन्हें अपनी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटों, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन जो तुम्हें आज दिखाया गया वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। सुरेश ने कांपते स्वर में पूछा, दादाजी, आप डर रहे हैं क्या? रामनाथ मुस्कुराए, डर नहीं बेटा, संतोष है। मैंने देखा कि मेरी खाट पर सच बैठा और इस परिवार ने उसे समझा। पर मैं चाहता हूं कि तुम सब इसे हमेशा याद रखो। खेत, परिवार और रिश्ते, इनसे कभी समझौता मत करना। हरिनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, हम वचन देते हैं, मिट्टी और रिश्तों को हमेशा संभालेंगे। माधव ने सिर झुकाया, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यही है कि हम सब साथ हैं। सुशीला, कमला और रीना पास आईं। सुशीला की आंखों में आंसू थे। दादाजी, हम वचन देते हैं कि आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। कमला बोली, हम बच्चों को भी यही सिखाएंगी, पैसा नहीं, परिवार सबसे बड़ा है। रीना ने हाथ पकड़कर कहा, आपका सपना पूरा होगा दादाजी, ये घर और खेत हमेशा एकजुट रहेंगे। बच्चे भी पास खड़े थे। राघव बोला, दादाजी, मैं अब से हर साल पहली बाली आपके हाथ से ही काटूंगा। गीता ने अपनी कॉपी उठाई, मैं लिखूंगी कि मिट्टी और परिवार के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अनिल ने अपनी मुट्ठी खोलकर मिट्टी दिखाई, दादाजी, यह हमारी दोस्त है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। रामनाथ ने हाथ जोड़कर सभी को आशीर्वाद दिया। बेटों, याद रखना, खाट पर बैठकर मैंने जो सच बताया वह केवल जमीन का सच नहीं था, यह जिंदगी का सच है। लालच और अहंकार तुम्हें बांध देंगे, पर ईमानदारी और प्रेम तुम्हें हमेशा जोड़ेंगे। जब भी मुश्किल आए, खाट की याद करना, इसे काटना मत, इसे अपने दिल में रखो। दूसरे दिन सुबह रामनाथ शांतिपूर्ण नींद में चल बसे। परिवार का हर सदस्य उनकी याद में आंखें नम कर रहा था। सुरेश, हरिनारायण, माधव ने एक दूसरे को देखा और धीरे से कहा, दादाजी ने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ दिया, अब इसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है। सुशीला, कमला और रीना ने बच्चों को गले लगाया। राघव बोला, दादाजी की खाट अब सिर्फ खाट नहीं रही, यह हमारे परिवार की नींव बन गई है। गीता ने लिखा, फसल हमेशा काटी जा सकती है, लेकिन रिश्तों की हरियाली बनाए रखना सीखना सबसे जरूरी है। अनिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, अब हर हल्की लकीर में, हर बाली में हमारे साथ होंगे। पंचायत प्रमुख रामलाल ने भी खाट के पास खड़े होकर कहा, रामनाथ जी की सीख हर गांव वाले के लिए मिसाल है। इस खाट ने सबको जोड़ा, अब इसे हमेशा सम्मान मिलेगा। खेतों में धान की बालियां झूम रही थीं। सूरज की किरणें खेत और घर दोनों को चमका रही थीं। रामनाथ की आत्मा शायद यही देख रही थी, फसल और रिश्तों की हरियाली साथ साथ बढ़ती हुई। सर्दियों की हल्की धूप में पूरा घर सुनसान लग रहा था। खाट, जिस पर रामनाथ वर्षों तक लेटे रहे और जिसने परिवार को जोड़ने का सबसे बड़ा पाठ दिया, अब आंगन के कोने में रखी थी। सुरेश, हरिनारायण और माधव खाट के चारों ओर खड़े थे, जैसे दादा की याद उनके दिलों में बसती हो। सुरेश ने धीरे से कहा, भाई, खाट अब सिर्फ खाट नहीं रही, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसे संभाल कर रखना ही हमारी सबसे बड़ी सीख है। हरिनारायण ने सिर झुकाकर कहा, दादाजी की आत्मा हमेशा इस खाट में रहेगी, हमें इसे अगले बच्चों तक पहुंचाना है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हां, अब यह खाट हमारे घर की धरोहर है, इसे किसी लालच या नफरत के लिए मत छोड़ना। महिलाएं भी पास आईं। सुशीला ने कहा, दादाजी ने जो वचन हमें दिलाया उसे हम बच्चों को भी सिखाएंगे। कमला ने जोड़ते हुए कहा।
हमारे बच्चों को यह पता होना चाहिए कि असली दौलत पैसा नहीं, परिवार और रिश्तों की एकता है। रीना ने हाथ जोड़कर कहा, खाट अब सिर्फ घर का हिस्सा नहीं, हमारी पहचान है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। राघव ने झट से खाट को छूते हुए कहा, मैं जब बड़ा होऊंगा अपनी बच्चों को यह खाट दिखाऊंगा और दादाजी की कहानी सुनाऊंगा। गीता ने अपनी कॉपी में लिखा, खाट नहीं, यह हमारे परिवार का पाठशाला है। यहां बैठकर हमने सीखा कि लालच और अहंकार को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अनिल ने मिट्टी से उगे छोटे पौधे उठाकर कहा, जैसे यह पौधा बड़ी हो जाएगी, खाट की सीख भी बच्चों तक पहुंचेगी। पंचायत प्रमुख रामलाल भी आंगन में खाट को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामनाथ जी की खाट अब पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गई है। यह दिखाती है कि परिवार को जोड़ने में सच्चाई, प्यार और संयम कितने महत्वपूर्ण हैं। सुरेश ने ध्यान से खाट को झाड़ा और कहा, हर बार जब कोई हमारे घर आए, हम इस खाट के सामने उन्हें बैठाएंगे और दादाजी की कहानी सुनाएंगे। यही हमारी विरासत होगी। हरिनारायण ने जोड़ा, और साथ ही यह याद दिलाएंगे कि असली दौलत केवल मेहनत और प्रेम में है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी अब हमारे साथ नहीं हैं, पर उनका संदेश इस खाट के साथ हमेशा जीवित रहेगा। बच्चे खेत से लौटकर खाट के पास बैठे। राघव ने कहा, दादाजी, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और हम इसे अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे। गीता ने कॉपी में लिखा, खाट की विरासत, हमारी आत्मा की विरासत। अनिल ने मिट्टी में अपने हाथ फेरते हुए कहा, दादाजी की खाट हमें हमेशा जोड़ती रहेगी, जैसे खेतों की फसल हमेशा लहलहाती रहती है। सूरज की किरणें आंगन में खाट पर पड़ रही थीं। खाट अब सिर्फ एक बिस्तर नहीं, परिवार की एकता, दादाजी की सीख और रिश्तों की अमिट छाप बन गई थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर परिवार के दिलों में गर्माहट थी। सभी जानते थे कि रामनाथ जी की विरासत अब सिर्फ खाट में नहीं, बल्कि उनके सिखाए मूल्यों में जीवित रहेगी। सर्दियों के बाद धीरे धीरे गांव में बसंत की हल्की हवा चली। खेतों में हरियाली और फसल की खुशबू अब घर तक महसूस हो रही थी। सुरेश और हरिनारायण खेतों की मेढ़ों की मरम्मत कर रहे थे। माधव पानी लेकर बैलों के पास खड़ा था। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, अब खेत भी, परिवार भी हरियाली में लिपटे हैं। दादाजी की खाट ने हमें जोड़ा और अब हम अखंड हैं। हरिनारायण ने सिर झुकाकर कहा, सच कहते हो, पहले हम झगड़ों में उलझते थे, अब हर फसल की कटाई में एक दूसरे का हाथ थामते हैं। महिलाएं भी अपने काम में व्यस्त थीं। सुशीला ने रोटियां बेलते हुए कहा, अब बच्चों को भी यही सिखाएंगी कि परिवार और मिट्टी के लिए लालच नहीं करना चाहिए। कमला ने हंसते हुए कहा, और मैं यह देख रही हूं कि घर में हर जगह दादाजी की खाट की याद बसी हुई है। बच्चे भी इसे देख और समझ रहे हैं। रीना ने सिर हिलाया, सच है, खाट सिर्फ बिस्तर नहीं, हमारे परिवार की पहचान बन गई है। बच्चे भी खेल खेल में सीख रहे थे। राघव खेत के किनारे खड़ा होकर बोला, मैं दादाजी की खाट पर बैठकर हर साल पहली बाली काटूंगा। यह हमारी परंपरा होगी। गीता ने कॉपी में लिखा, खाट ने हमें एकता, ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। अनिल मिट्टी में खेलते हुए बोला, और मैं इसे अगली पीढ़ी को भी दिखाऊंगा। खाट हमेशा हमारे परिवार को जोड़ती रहेगी। इसी बीच पंचायत प्रमुख रामलाल गांव में आया। उन्होंने घर और खेत देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, रामनाथ जी की खाट ने सचमुच परिवार को जोड़ दिया। अब यह उदाहरण पूरे गांव के लिए है। सुरेश, हरिनारायण, माधव, तुम सब ने सचमुच दादाजी की विरासत को जीवित रखा है। सुरेश ने विनम्रता से कहा, रामलाल जी, यह सब दादाजी की सीख और खाट की शक्ति का परिणाम है। हम इसे हमेशा निभाएंगे। हरिनारायण और माधव ने हाथ जोड़कर पुष्टि की,
हाँ, हम परिवार को हमेशा एकजुट रखेंगे, किसी लालच और अहंकार को घर में नहीं आने देंगे। शाम को पूरा परिवार खेत के पेड़ के नीचे बैठा। सुशीला, कमला और रीना ने सबको पानी और हल्की मिठाई दी। राघव, गीता और अनिल भी पास में बैठकर धान की बालियां गिन रहे थे। सुरेश ने बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो बेटों, खेतों की फसल सिर्फ अनाज नहीं देती, यह हमें मेहनत, धैर्य और एकता का पाठ भी देती है। यही दादाजी की सीख है। हरिनारायण ने जोड़ा, और हम इसे कभी भूलेंगे नहीं। दादाजी की खाट और मिट्टी हमेशा हमारे परिवार को जोड़ती रहेगी। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एकता अब इतनी मजबूत है कि कोई बाहरी लालच इसे तोड़ नहीं सकता। रात को खाट के पास सब इकट्ठा हुए। रामनाथ की तस्वीर पर सभी ने हाथ जोड़कर प्रण लिया, हम अखंड परिवार बने रहेंगे। खाट और मिट्टी के साथ साथ हमारे रिश्ते हमेशा जीवित रहेंगे। हवा में फसल की खुशबू और मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। खाट पर दादाजी की स्मृति और उनके द्वारा सिखाई गई सीख परिवार के दिलों में जीवित थी। सभी जानते थे, अब उनका परिवार अखंड है और यह एकता आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। सर्दियों के बाद गांव में बसंत की हल्की हवा बह रही थी। खेतों में हरियाली और फसल की खुशबू अब बच्चों की किलकारियों में घुल गई थी। राघव, गीता और अनिल अब बड़े होकर गांव के बच्चों के बीच घूमते थे और उन्हें खेत और खाट की कहानी सुनाते। राघव बोला, देखो, यह खाट हमारे दादा की है। इन्हीं पर दादाजी ने हमें एकता और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। गीता ने अपनी कॉपी दिखाते हुए कहा, मैंने इसमें सारी बातें लिखी हैं। लालच से बचना, मेहनत करना और परिवार को जोड़कर रखना, ये बातें हमारी अगली पीढ़ी तक जानी चाहिए। अनिल ने मिट्टी उठाकर बच्चों को दिखाई। जैसे यह मिट्टी जीवन देती है, खाट और दादाजी की सीख भी जीवन देती हैं। इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। सुरेश, हरिनारायण और माधव बच्चों के पास आए। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यह खाट सिर्फ एक बिस्तर नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों की पहचान है। जब भी मुश्किल आए, इसे याद करना और एक दूसरे का हाथ पकड़ना। हरिनारायण ने जोड़ते हुए कहा, दादाजी ने हमें सिखाया कि पैसा, लालच और अहंकार रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम, मेहनत और ईमानदारी उन्हें जोड़ते हैं। माधव ने हंसते हुए कहा, अब यह सीख तुम्हारी पीढ़ी तक जाएगी, तुम इसे कभी मत भूलना। महिलाएं भी पास आईं। सुशीला ने बच्चों को मिठाई दी और कहा, हमने तुम्हें यह सिखाया कि परिवार सबसे बड़ी दौलत है। खाट और मिट्टी इसे हमेशा याद दिलाएंगी। कमला ने बच्चों के सिर थपथपाए। जब भी तुम खेत में काम करोगे, दादाजी की सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। रीना ने जोड़ा, और यह तुम्हें यह सिखाएगी कि अकेले मेहनत करना अच्छा है, पर साथ में करना और भी जरूरी है। बच्चे उत्साहित हो गए। राघव बोला, मैं अब से हर साल पहली बाली खाट के पास बैठकर काटूंगा, ताकि दादाजी की याद हमेशा बनी रहे। गीता ने सिर हिलाया, हम सभी इससे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। खाट केवल धरोहर नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। अनिल ने मिट्टी में खेलते हुए कहा, जैसे पौधे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी सीखें भी बढ़ती रहेंगी। दादाजी की खाट और उनका पाठ हमेशा हमारे साथ रहेगा। पंचायत प्रमुख रामलाल गांव में आया। उन्होंने बच्चों को खाट और खेत की कहानी सुनाते देखा और मुस्कुराए। वाह, रामनाथ जी की खाट अब पूरी पीढ़ी के लिए उदाहरण बन गई है। यह सिखाती है कि परिवार की एकता और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। तुम सबने सचमुच इसे आगे बढ़ाया है। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, रामलाल जी, यह सब दादाजी की खाट और उनके बताए मूल्य का नतीजा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हमेशा जीवित रखें। हरिनारायण ने जोड़ा, हां, हम इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे और कभी लालच या अहंकार को घर में नहीं आने देंगे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी की आत्मा अब हमारी हर खुशी
और हर काम में हमारे साथ है। रात को पूरा परिवार खाट के पास बैठा। राघव, गीता और अनिल ने हाथ जोड़कर प्रण लिया, हम खाट की विरासत को हमेशा जीवित रखेंगे। दादाजी की सीख हमें एकजुट रखेगी और हमारे बच्चों तक जाएगी। सुरेश, हरिनारायण और माधव ने बच्चों को गले लगाया। सुशीला, कमला और रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परिवार अब सच में अखंड है। खाट और मिट्टी हमारी पहचान और विरासत हैं। खेतों में धान की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक अब बच्चों के खेल में घुल गई। खाट पर दादाजी की यादें और उनकी सीख नई पीढ़ी की आत्मा में बस गई। सभी जानते थे, रामनाथ की खाट और उनके बताए मूल्य अब परिवार की अमिट विरासत बन चुके हैं। बसंत की धूप ने खेतों और घर को सुनहरा रंग दे रखा था। धान की बालियां झूम रही थीं और हवा में हल्की खुशबू घुली हुई थी। सुरेश, हरिनारायण और माधव खेत में आखिरी कटाई कर रहे थे। सुरेश ने हंसते हुए कहा, भाई, यह फसल हमारे परिवार की मेहनत और एकता का प्रतीक है। हरिनारायण ने सिर हिलाया, सच में अब कोई लालच या झगड़ा हमें नहीं भटका सकता। दादाजी की खाट और उनकी सीख हमें हमेशा जोड़ती रहेगी। माधव ने बोरे भरते हुए कहा, हमने सिर्फ फसल नहीं काटी, हमने अपने रिश्तों को भी मजबूत किया है। महिलाएं भी अपने उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थीं। सुशीला ने मिठाई तैयार की, कमला ने ढोलक बजाई, रीना ने घर और आंगन रंगोली से सजाया। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन सिर्फ फसल की खुशियां नहीं, बल्कि दादाजी की सीख का जश्न है। कमला ने तालियां बजाते हुए कहा, और बच्चों को यह याद दिलाना कि परिवार की एकता में ही सच्ची दौलत है। रीना ने हंसते हुए जोड़ा, खाट और मिट्टी ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों की हरियाली ही सबसे बड़ी धरोहर है। बच्चे भी उत्साह से भाग रहे थे। राघव बोला, मैं हर साल खाट के पास बैठकर पहली बाली काटूंगा, यह हमारी परंपरा है। गीता ने अपनी कॉपी दिखाते हुए कहा, हम इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। ये खाट केवल धरोहर नहीं, बल्कि हमारे परिवार की पहचान है। अनिल मिट्टी में खेलते हुए बोला, जैसे मिट्टी पौधे को जीवन देती है, वैसे ही खाट और दादाजी की सीख हमें जीवन देती है। पंचायत प्रमुख रामलाल गांव वालों के साथ आया। उन्होंने पूरा उत्सव देखा और मुस्कुराए। वाह, रामनाथ जी की खाट और परिवार ने सचमुच यह दिखा दिया कि एकता, मेहनत और प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। सभी ने मिलकर इसे जीवित रखा है। सुरेश ने विनम्रता से कहा, रामलाल जी, यह सब दादाजी की सीख का परिणाम है। हमने इसे केवल अपनी फसल तक नहीं रखा, बल्कि अपने जीवन में उतारा। हरिनारायण ने जोड़ा, और अब यह संदेश अगली पीढ़ी तक जाएगा, ताकि कोई भी लालच या अहंकार घर में न आए। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी की आत्मा अब इस उत्सव की हर हंसी और हर खुशी में हमारे साथ है। सभी गांव वाले भी उत्सव में शामिल हुए। वे खेतों में बच्चों और परिवार को देखकर मुस्कुराते थे। सुरेश ने गांव वालों से कहा, यह केवल फसल का जश्न नहीं है, यह परिवार, एकता और मेहनत का उत्सव है। हरिनारायण ने बोला, और हम चाहते हैं कि यह संदेश पूरे गांव में फैल जाए। रिश्तों और प्रेम की अहमियत को कभी मत भूलना। माधव ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया, फसल हमेशा काटी जा सकती है, लेकिन रिश्तों की हरियाली बनाए रखना सबसे जरूरी है। रात को सब आंगन में खाट के पास इकट्ठा हुए। राघव, गीता और अनिल ने हाथ जोड़कर प्रण लिया, हम खाट और दादाजी की विरासत को हमेशा जीवित रखेंगे। ये हमारी पहचान और परिवार की अखंडता का प्रतीक है। सुरेश, हरिनारायण और माधव ने बच्चों को गले लगाया। सुशीला, कमला और रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उत्सव अब हमारी परंपरा बन गया है। खाट और मिट्टी परिवार की अमिट पहचान है। खेतों में फसल की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुली हुई थी। खाट पर दादाजी की यादें और उनके द्वारा सिखाई गई सीख
अब पूरे गांव और परिवार की आत्मा में बस गई थीं। सभी जानते थे रामनाथ की खाट ने सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और गांव में एकता और प्रेम की मिसाल कायम की है। सर्दियों की हल्की धूप में पूरा गांव शांति और हरियाली से भरा था। खेतों में फसल की सुनहरी बालियां झूम रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सुरेश, हरिनारायण और माधव खाट के पास खड़े थे। सुरेश ने खाट को धीरे से छूते हुए कहा, दादाजी, आपने हमें सिर्फ फसल काटना नहीं सिखाया बल्कि जीवन काटने और निभाने का पाठ पढ़ाया। अब यह खाट केवल धरोहर नहीं बल्कि परिवार और रिश्तों की पहचान बन गई है। हरिनारायण ने सिर झुकाकर कहा, सच में दादाजी की सीख अब हमारी आत्मा में उतरी हुई है। हम इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हम जानते हैं कि मेहनत, प्रेम और ईमानदारी किसी भी लालच या झगड़े से बड़ी है। महिलाएं भी पास आईं। सुशीला ने बच्चों को मिठाई देते हुए कहा, अब यह सीख तुम्हारे दिलों में बस गई है। जब भी तुम्हें जीवन में कठिनाई आए, खाट और दादाजी की याद तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। कमला ने जोड़ा, हमारी जिम्मेदारी है कि यह संदेश बच्चों और उनके बच्चों तक पहुंचाए। रीना ने हंसते हुए कहा, सिर्फ खाट नहीं, परिवार और मिट्टी ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में झुकना और प्रेम बनाए रखना ही सबसे बड़ी दौलत है। बच्चे उत्साह से खाट के पास आए। राघव बोला, मैं हर साल खाट के पास बैठकर पहली बाली काटूंगा और दादाजी की कहानी सुनाऊंगा। गीता ने अपनी कॉपी दिखाते हुए कहा, हम इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। खाट केवल धरोहर नहीं बल्कि हमारे जीवन का पाठशाला है। अनिल मिट्टी में खेलते हुए बोला, जैसे यह मिट्टी जीवन देती है वैसे ही खाट और दादाजी की सीख हमें जीवन देती है। हम इसे हमेशा संभालेंगे। पंचायत प्रमुख रामलाल गांव में आए और खाट को देखकर मुस्कुराए। रामनाथ जी की खाट और परिवार ने सचमुच यह दिखा दिया कि एकता, प्रेम और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। सभी ने मिलकर इसे जीवित रखा है और यह संदेश अब पूरे गांव में फैल रहा है। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, रामलाल जी, यह सब दादाजी की सीख और खाट की शक्ति का परिणाम है। अब यह संदेश हमारे बच्चों तक जाएगा और अगली पीढ़ी इसे कभी नहीं भूलेगी। हरिनारायण और माधव ने मिलकर कहा, हां, हम इसे हमेशा निभाएंगे और लालच या अहंकार को कभी घर में नहीं आने देंगे। रात को पूरा परिवार खाट के पास बैठा। राघव, गीता और अनिल ने हाथ जोड़कर प्रण लिया, हम खाट और दादाजी की विरासत को हमेशा जीवित रखेंगे। यह हमारी पहचान, हमारी शिक्षा और परिवार की अखंडता का प्रतीक है। सुरेश, हरिनारायण और माधव ने बच्चों को गले लगाया। सुशीला, कमला और रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अब हमारी परंपरा बन गई है। खाट और मिट्टी परिवार की अमिट पहचान है। दादाजी ने हमें सिखाया, जितना फलदार बनो उतना झुकना सीखो। यही जीवन का सच है। पूरा गांव और परिवार अब एक दूसरे के साथ मिलकर दादाजी की विरासत और फसल की खुशियों का जश्न मना रहे थे। खाट पर दादाजी की यादें, खेतों की हरियाली और बच्चों की हंसी सब मिलकर यह संदेश दे रहे थे कि सच्ची दौलत परिवार, प्रेम और एकता है। और इस तरह रामनाथ जी की खाट और उनकी सीख परिवार और गांव की आत्मा में हमेशा जीवित रही। हर नई पीढ़ी के साथ यह कहानी बढ़ती रही और परिवार की अखंडता का प्रतीक बन गई।